नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टॉक रिव्यूज करेंगे. सो द फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इज Salzer Technologies Limited, and the gentleman who is asked to review the stock is Half Blood Prince, right? So for the people who do not know much about Salzer, let's go through the product portfolio so that one could get an understanding of what this company manufactures. So industrial switch gears बनाती है कंपनी. 57% industrial switch gears top line को contribute करते हैं. Wires and cables contribute around 37% to the top line, and this company has around 27% exports. And fortunately for this company, only 8% of the exports out of the 27% exports go to the United States, right? तो ये कंपनी स्मार्ट मीटर्स भी बनाती है जो एक तरह से रिवैम्प हो रहा है. इट्स अ प्रॉक्सी फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन स्मार्ट ग्रिड्स, राइट? ये कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस में एक तरह से मार्केट लीडर है. सेंसर्स बनाती है. तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो इक्विपमेंट्स है, वो ये कंपनी बनाती है. दीज आर द स्विच स्मार्ट मीटर्स और द स्विच गियर्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? So this is more of a company which is into electrical equipment on the industrial side, right? So it is a market leader in rotary switches. The major demand triggers that this company has is smart meter का revamp. तो करीबन capex किया था पिछले साल कंपनी ने स्मार्ट मीटर्स के लिए. करीबन 500 करोड़ का टॉप लाइन सिर्फ स्मार्ट मीटर से आने वाला है इस साल. FY26 की बात कर रहा हूँ. इनका टोटल टॉप लाइन कुछ 1500 करोड़ है, तो करीबन 1/3 जो है स्मार्ट मीटर से आएगा. तो गवर्नमेंट का एक मैसिव टेलविंड है. लैन केबल्स जो हम इसके लिए इंटरनेट के लिए लैन केबल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो केबल्स बनाती है. एंड इट एक्सपोर्ट्स 27% of the things that it manufactures, right? It's a proxy to electrification and smart grids, right? इस कंपनी का weakness अगर आप देखोगे, it has a very long working capital cycle. 90% of the debt is tied to working capital cycle. तो एक तो receivables का बहुत बड़ा issue है because it works with all these big OEMs. So the big OEMs arm twist this company, do not pay the money on time. तो थोड़ा CFO to EBITDA भी बहुत बुरा है इस कंपनी का. तो एक तरह से इट्स नॉट एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज. इट्स वेरी एविडेंट. सो आई विल शो यू द नंबर्स वंस वी डू द फंडामेंटल एनालिसिस. तो हाई रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है. कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे केबल मैन्युफैक्चरर है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत ज़्यादा है. प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉपर इज़ अ वेरी बिग इशू. तो इनका जो भी एक major raw material is copper, and they find sometimes there is a lot of inventory stacking up that they have to do when it comes to copper, and there is some dumping of China which is going on for the last 1.5 years at least, right? So the fundraise is the company has been diluting equity for the last couple of years. काफी clear cut दिख के आता है. स्मार्ट मीटर का केपेक्स किया है, बट उससे ज्यादा कोई केपेक्स करना नहीं चाहती कंपनी. इफ यू लुक एट द इक्विटी डाइल्यूशन स्टेटस ओवर ईयर, May 28 2024 को डाइल्यूट किया था, फिर December 13 2023 को डाइल्यूट किया है, फिर August 22 2023 को डाइल्यूट किया है, फिर 2023 में 2023. तो बहुत इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है वारंट्स के थ्रू. लॉन्ग टर्म डेट नहीं है बैलेंस शीट पे, शॉर्ट टर्म डेट है, वर्किंग कैपिटल डेट है. 90% ऑफ द डेट इज वर्किंग कैपिटल डेट. तो अगर आप इस कंपनी का सेल्स नंबर देखोगे तो डिसेंट सेल्स नंबर है. 21% का पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ है. मैं गाइडेंस पे बाद में आऊंगा. आई जस्ट गो थ्रू द फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट. पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ 22% है. पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 28% है. पर पिछले 1 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 0% है. इट्स बिकॉज ऑफ द केपेक्स दैट दे डिड फॉर द स्मार्ट मीटर्स. तो सारा पैसा एक तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट में या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला गया. तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा ऑब्जॉर्व हो गया बिकॉज दे वर डूइंग दिस केपेक्स फॉर स्मार्ट मीटर्स. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी पे कंपनी कमजोर है. इट्स अ सिक्लिकल कंपनी. जो इलेक्ट्रिफिकेशन का एक तरह से अपसर्ज या अपट्रेंड या स्ट्रक्चरल अपग्रोथ शुरू हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 2022 के बाद एक तरह से शुरू हुआ है, कोविड के बाद शुरू हुआ है, राइट? सो इफ यू लुक एट द नंबर्स विच आर 5 years ओल्ड और 5 years ROE ROC, तो काफी पुअर ROE ROC. So ROC and ROE are long-term sustainability metrics. So this is a cyclical company, proxy to electrification and power, right? Operating profit margin इस company का single digits में है, right? ज़्यादा cyclical नहीं है. Cyclical, if you're looking at numbers for the last 5 years, we won't find it cyclical. We'll find this to be a structural growth company, but this is not a structural growth company. जब तक electrification का थीम या इलेक्ट्रिफिकेशन में टेल फंड्स दिख रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से, तब तक इस कंपनी को बिजनेस मिलेगा. उसके बाद मुझे नहीं लगता इस कंपनी को ज्यादा बिजनेस मिलेगा. नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज लोअर सिंगल डिजिट, राइट? डेट बड़ा है कंपनी के बैलेंस शीट में, जो वर्किंग कैपिटल डेट था, डेप्रिसिएशन भी बड़ा है. सो
these things should be factored in. Company का CFO to EBITDA zero है, तो company is finding very difficult to convert profits into cash flows. दो सबसे बड़ा important है receivables का, तो बड़े जो companies होते हैं सही वक्त पे इस company को pay नहीं करते, और कुछ कुछ companies ऐसे हैं जो pay ही नहीं करते, right? Free cash flow negative company है, evident है कितने cash flow की जरूरत है. काफी केपेक्स हुआ है पिछले 1-2 सालों में. 239% से री इन्वेस्टमेंट रेट है. री इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट केपेक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो री इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा कर रही है कंपनी, ग्रो काफी अच्छा कर रही है. डेट जीरो है, राइट? ज्यादा नहीं है डेट, या 22 करोड़ का बहुत मिनिमम डेट है कहना चाहता हूं मैं. शॉर्ट टर्म डेट इज हाई, 396 करोड़ का है, राइट? एंड मेजर इश्यूज जो इनके है वो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री साइड पे. सो इफ यू लुक एट द ट्रेड रिसीवेबल्स इट्स अराउंड 405 करोड़. If you look at inventory, it's around 368 crores, right? The fixed asset to total asset is 26%. इतना ज़्यादा भी capital intensive नहीं है company, right? And if you look at the management guidance that they have given, it's the guidance of around 35 to 40% sales growth for this year, FY26, with a 10% EBITDA. तो already एक 9% EBITDA अभी कर रही है. Net profitability margin मैंने उतना ही consider किया, 4%. मैंने एक और चीज़ consider की कि कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेगी, बट जिस तरह का इक्विटी डाइल्यूशन हिस्ट्री है मुझे लगता है कंपनी शायद इक्विटी डाइल्यूट कर भी सकती है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल डू इट बिकॉज केपेक्स FY26 में कुछ नहीं हो रहा है. तो इफ यू लुक एट द सेल्स इट्स 1418 करोड़. इफ यू टेक अ 35% increase on the sales, sales guidance, it comes to 1914 crore. Net profitability margin, I've assumed it to be 4%, assuming that the guidance of 10% EBITDA. PAT जो आएगा FY26 का, it would be around 77 crores. Total shares, again, it's an assumption they would remain constant रहेगी भी मुझे लगता है. EPS growth for FY26 or EPS for FY26 would be 38. If EPS for 25 was 26, so we see an EPS growth of around 47%. So if I have to ask the questions which I normally ask after analyzing a company, can this company deliver a 15% sales growth in the next 1 year at least? 1 साल की बात करते, 2 साल की बात नहीं करते. Yes, sectoral tailwinds है, बिल्कुल है. EPS growth 25% आ जाएगा. हाँ, equity dilute नहीं होगा. 47% तक EPS growth आ जाना चाहिए. It's a cyclical business. Yes, it's a cyclical business, but currently it's in the uptrend. Is there profitability on the business? No, the net profitability margin is less than 10%, so I wouldn't call this a highly profitable business. Is there predictability of cash flow? बिल्कुल नहीं है. एक तरह से CFO to EBITDA जीरो है, इसलिए वर्किंग कैपिटल डेट इतना ज्यादा है. कैन द बैलेंस शीट सपोर्ट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 1 years? हाँ, हो जाएगा, बट ठीक है, मैंने नॉट श्योर लिखा है यहाँ पे. इज द स्टॉक अंडरवैल्यूड? नो, इट्स नॉट अंडरवैल्यूड. द स्टॉक इज फेयरली ओवरवैल्यूड. अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो पिछले 3-4 महीनों से सिर्फ साइडवेज एक तरह से मूवमेंट कर रहा है. तो पी जो है इस कंपनी का वो ज्यादा है, राइट? इट्स अ B2B कंपनी, दो इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स, बट द पी इज अ बिट ऑन अ हायर साइड. तो जब तक अर्निंग्स कैचअप नहीं करेंगे तब तक स्टॉक प्राइस जो है वो साइडवेज ही मूव करेगा, क्योंकि पीस जो है वो नीचे तभी आएगा जब एक तरह से अर्निंग्स इंक्रीज होंगे, जब PAT या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स EPS ग्रोथ आएगा, राइट? स्टॉक करेक्ट नहीं होगा, जितना उसको करेक्ट होना था वो हो चुका है, राइट? तो इसमें एक टाइम करेक्शन आएगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ जैसे ये टाइम करेक्शन, जैसे अर्निंग्स विल कैच अप टू द पी, देन द स्टॉक विल मेक इट्स नेक्स्ट मूव अपवर्ड्स. तो अभी अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड देखे तो स्टॉक प्राइस इज लेसर देन 50 DMA एंड 200 DMA, जिसका मतलब है कि देयर इज फेयर अमाउंट ऑफ टाइम दैट द स्टॉक हैज टू स्टे एट द सेम प्राइस बिफोर इट स्टार्ट्स मूविंग अहेड. तो इट्स नॉट ऑन द verge of breakout actually, but it will break out looking at the EPS growth that the company has given a guidance for, right? So it's not going to break out immediately, but in the medium to short term this stock could break out, especially if you look at the guidance that the company has given, right? So we'll move to the next company now. The next company is Adventurous Knowledge Solutions IKS Limited, and the gentleman who has asked me to review this company is टैक्स का टीचर CA करण शेठ. तो करण शेठ has asked me to review this company, right? तो थोड़ा कंपनी के बारे में
ब्रीफ दे देता हूँ, ज़्यादा लोगों को पता नहीं इस कंपनी के बारे में, राइट. इट्स अ केयर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. इट हैज़ अ यूनिक बिजनेस मॉडल एंड इट हैज़ नो लिस्टेड कंपिटिटर. दिस इज बेसिकली अ प्लेयर इन द यूएस हेल्थ केयर प्रोवाइडर मार्केट. तो इंडिया में इसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, बट लिस्ट इंडिया में हुई है. आई थिंक दिसंबर 2024 में, पिछले साल ये लिस्ट हुई है कंपनी. और अगर मुझे बहुत सिंपल तरीके से समझाना, ये क्या करती है कि यूएस में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, हॉस्पिटल्स है, फिजिशियंस है, जो भी है, उनका जो भी बैक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैक ऑफिस काम है वो ये कंपनी करती है. सो फॉर एग्जांपल, इफ वन इज अ पेशेंट एंड लेट्स से उसको किसी हॉस्पिटल जाना है, तो उसका पूरा बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेना, उसका स्केड्यूलिंग करना, फिर उसको भीतर लेके जाना हॉस्पिटल के, उसके अपॉइंटमेंट्स लेना, फिर डॉक्टर से उसका जो भी मुलाकात होगा उसका पेमेंट करना, फिर अगर डॉक्टर ऑपरेशन कहता है तो उसके इंश्योरेंस का पूरा बंदोबस्त करना, और फाइनली जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो इंश्योरेंस का पेमेंट करना. तो दिस इज अ वेरी इंटीग्रेटेड, इट्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कवरिंग patients, physicians as well as hospitals. So normally जो products होते हैं around this healthcare काइंड ऑफ इकोसिस्टम, वो बहुत फ्रैगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं. वो सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ फिजिशियन के लिए काम करेगा, उसका स्केड्यूलर होता है, उसके अपॉइंटमेंट्स फिक्स करे, पेशेंट का कुछ नहीं करेगा. या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जो एंटरप्राइज होता है, सिर्फ हॉस्पिटल्स का देखेगा. बट दिस कंपनी इज एन इकोसिस्टम काइंड ऑफ एन अप्रोच टूवर्ड्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट फॉर यूएस प्रोवाइडर्स, राइट. तो पेशेंट्स, फिजिशियंस, हॉस्पिटल्स, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है. एंड देर आर नो लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स दैट दिस कंपनी हैज. तो बहुत सारे startups है, right, funded, VC funded, PE funded startup है, but there is no listed competitor that it has in the United States. It's a player in the United States, it's not in the Indian market. और obviously अगर US player है, so whatever headwinds that it would see is with regards to regulations, healthcare regulations, insurance laws. So for example, if you do not have a knowledge about US insurance laws, Medicare, Medicaid क्या हो रहा है, डोज क्या मेडिकेयर का फंडिंग कट कर रहा है, क्या होने वाला, डिस्पर्सेंट्स कितने बढ़ने वाले, कम होने वाले, then you need to be a bit cautious. But if you understand the US healthcare market decently as well, then you can probably look at this company, right? But you need to have a hang of the US healthcare provider market. वहाँ पे इंश्योरेंस में क्या regulations होने वाला है, क्या ये चेंज होने वाला है, right? Pricing कुछ चेंज हो सकता है या नहीं, contracts कुछ चेंज हो सकते हैं या नहीं. So you need to have some understanding of the US healthcare market, right? The management has not given any guidance as such, and this company raised around 2500 in December 2024. तो fundamentally अगर आप देखो, ये कंपनी काफ़ी strong कंपनी है, but इसका भी stock price अगर आप देखो, it's been going down for the last 6 to 7 odd months, right? तो ये stock price जो है, it has been going down, and the major reason that the stock price is going down क्योंकि इसका PE बहुत ज़्यादा है. तो earnings जैसे catch करेंगे over a period of time. So again, price correction इतना नहीं होगा as we go ahead, time correction होगा. Earnings as soon as they catch up, then the PE will obviously reduce because PE is your stock price divided by your PAT. तो PAT जैसे ऊपर जाएगा तो stock price उतना ही रहेगा. तो PE जो है वो थोड़ा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड यू वुड सी सम टाइम करेक्शन ओवर ईयर एंड नॉट प्राइस करेक्शन. इफ यू लुक एट द सेल्स डेटा ऑफ दिस कंपनी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स, पिछले 3 साल का 52%, पिछले 1 साल का 47%, प्रॉफिट डेटा इज 25%, 31% फॉर द लास्ट 1 year. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स आर फिनोमिनल, 40%, 39%. सो ROC इज नथिंग बट, अगर मैनेजमेंट 100 रुपीज अगर अपने बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस को 5 साल दर साल 40% का फायदा हुआ है. ROE इज 39%. अगर मैनेजमेंट ने 100 रुपये, मैनेजमेंट ने नहीं, शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर्स ने, इक्विटी होल्डर्स ने 100 रुपये लगाया है बिजनेस में, तो 39% का प्रॉफिट हुआ है उन इक्विटी होल्डर्स को. एक तरह से जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 40% का, वो ट्रिकल डाउन होके इक्विटी होल्डर्स के पास या शेयर होल्डर्स के पास आया. सो दीज आर गुड मेट्रिक्स, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स दैट द कंपनी हैज शोन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिनोमिनल है, करीबन ऑलमोस्ट 30% के नियर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का. इसमें जबरदस्त प्राइसिंग पावर दिख रही है इस कंपनी के अंदर, राइट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज रियली गुड. नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर देन 10%. CFO टू EBITDA फॉर अ चेंज इज 1. मतलब ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है. फाइनली एक और कंपनी हमको मिल गई जो CFO टू EBITDA, एक B2B कंपनी होने के बावजूद भी, एक अच्छा कस्टमर बेस, बड़ा कस्टमर बेस होने के बावजूद भी CFO टू EBITDA काफ़ी अच्छी तरीके से एक तरह से कन्वर्ट कर पा रही है अपने
पक्ष में, राइट। तो रिसीवेबल्स का इशू नहीं, कोई आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता इस कंपनी को, राइट। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, इट्स अराउंड 27,000। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी, राइट। दिस इज अ मिड कैप कंपनी, 28,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, राइट। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, द फ्री कैश फ्लो देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज सच, राइट। पी भी थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है करीबन 239% से एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 to 7 years। डिविडेंड यील्ड इज 0.27, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसका, राइट। देर इज सब्सटैंशियल डेट ऑन द बैलेंस शीट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट 2 years डेट बड़ा है, 509 करोड़ का डेट है, शॉर्ट टर्म डेट भी है, राइट। कंपनी का फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट अराउंड 60% है, तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में। तो कंपनी ने रिसेंटली इक्विटी डाइल्यूट की है एंड कंपनी के बैलेंस शीट पे डेट भी है, और कंपनी का पी जो है वो 57 का है, ये काफ़ी ज़्यादा पी है। एंड आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट करेगा इन द नियर टर्म एटलीस्ट। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और द अर्निंग्स विल कैच अप to the stock, to the P, wherein the P will contract not because of price correction but because of time correction, and after certain time this will kind of give a breakout because this is a long term fundamentally strong company, काफी बढ़िया company है, right? So guys, this was the second company that we discussed. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel yet, and please share this video with a large community so that please help me take this channel to the next level. These stocks are not stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the stock markets, right? The last company that we take is Swiss Military Consumer Products. I'll give you a brief about this company as well. So Swiss Military Consumer Products, it's actually a licensee of a globally recognized brand called as Swiss Military Brand. तो ये brand जो है ये luggages और backpacks, ट्रैवल एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेस, ये जो भी डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाता है एक तरह से ये ब्रांड, एंड काफ़ी फेमस ब्रांड है, राइट। करीबन 900 डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सॉलिड है इस ब्रांड का, करीबन 900 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, 15 ई कॉमर्स पोर्टल्स पे लिस्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, और 1000 डीलर्स है इस कंपनी के, राइट। कंपनी ने बहुत रिसेंटली इक्विटी डाइल्यूट की कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऑनबोर्ड करने के लिए और कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो दे डिड अ capex of around 50 crore. The rights issue was kind of company ने कुछ equity dilute की for 50 crores, right. So the gentleman who has asked me to analyze this company is Rana Kuldeep Singh, right. तो Swiss Military Consumer Goods करीबन 668 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल का 14% है, थोड़े कमजोर नंबर्स दिख रहे हैं। 7% इज द सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 1 year। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ इज 7% फॉर द लास्ट 1 year, एंड फॉर द लास्ट 3 years इट्स बीन 73%। थोड़े कमजोर नंबर्स लग रहे हैं। ROE ROC भी 11% है, 9% है। तो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में, डिस्क्रिशनरी स्पेस में कंपनी मोर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और कुछ ट्रेडेड प्रोडक्ट्स भी, एक तरह से वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बेचती है एक तरह से कंपनी। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज in 5% range, 4% is net profitability margin। CFO to EBITDA का थोड़ा इशू है। रीइन्वेस्टमेंट रेट 196% है, जो हमने केपेक्स की बात की थी वो एक तरह से रीइन्वेस्टमेंट रेट में दिख रहा है, राइट। एंड देयर इज नॉट इनफ डेट ऑन द बैलेंस शीट, नॉट देयर इज एनी शॉर्ट टर्म डेट फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड कंपनी जो है इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 73, पी जो है इस कंपनी का 73 का है, राइट। एंड पिछले अगर आप एक साल में देखोगे द EPS ग्रोथ वाज 0%, बट द स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 22%, right. So whatever growth that the stock price saw, it did not see because of EPS growth or earnings growth, but because of P expansion। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है ये मान के चले हैं कि इस कंपनी में फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, दैट्स वाई दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन दिस कंपनी। बट स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो इट्स इन अ सीरियस डाउन ट्रेंड अगेन। जैसे जैसे अर्निंग्स ऊपर जाएंगे, पी थोड़ा रैशनलाइज होगा, टाइम वाइज करेक्शन होगा, इसमें भी प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होने वाला है। प्राइस पे जो भी करेक्शन होना है मुझे लगता है कि वो जनवरी फरवरी मार्च में, फर्स्ट क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में पिछले साल के वो हो चुका है। अगेन the kind of the stock will trend in a sideways manner for some time before the earnings or the PAT growth becomes evident in the stock. So this was a brief analysis of these 3 stocks, guys. Take care. Bye bye.